DGISPR से NPAC की मुलाकात कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है। तो आपको बता रहे हैं DGISPR से NPAC की मुलाकात हुई है। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी गई है। DGISPR से NPAC की मुलाकात कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। DGISPR से NPAC की मुलाकात हुई है। रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। NPAC की जानिब से कहा गया, रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया है। NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल कराई गई है। NPAC की फितना ख़वारिज और अफगान तालिबान की भी मज़म्मत, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं है, ये कहा गया। रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा खान, बताएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फितना अल ख़वारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का कोई जवाज नहीं। NPAC ने यह भी कहा कि कौमी सलामती के DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाकी राय वक्त की जरूरत है। फितना अल ख़वारिज, TTP और TTA के तनाजुर में दाखिली सलामती पर बहुत जामे गुफ्तगू हुई इस सिटिंग में और मुश्तरका मौक़िफ़ मजीद मजबूत हुआ। DGISPR का ये कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक हुई है। मजलूमों की हिमायत को पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी करार दिया गया। मिंबर और महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी और आईनी बराबरी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान भी किया। NPAC की जानिब से नफरत अंगेजी, फिरका वारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक किया गया। DG ने कहा, दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। रियासती बयानिया की तरवीज के लिए मसाजिद, मदारिस और जामियात में आगाही और रहनुमाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़, ये NPAC ने कहा। और मुलाकात को गैर मामूली तौर पर मुफीद करार देते हुए एतमाद और अमली ताउन के नए रास्तों पर पेशरफ्त की तवक्को जाहिर की गई। ये DGISPR की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया गया। ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अहम खबर है कि DGISPR से NPAC की मुलाकात हुई है। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है इस मुलाकात में। और NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार सामने आया है। रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार भी किया गया है। NPAC की जानिब से ये भी कहा गया है कि दहशत गर्दी का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। NPAC की फितना अल ख़वारिज और अफगान तालिबान की शदीद मजम्मत। DGISPR ने इस मुलाकात के मौके पर कहा कि कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफाक राय वक्त की अहम ज़रूरत है। फितना अल ख़वारिज, TTP और TTA के तनाज़र में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू भी हुई है। मुलाकात में कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक भी की गई है। DGISPR ने इस मुलाकात में यह भी कहा है कि मजलूमों की हिमायत पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी है, जबकि NPAC की जानिब से ये कहा गया कि नफरत अंगेजी, फ़िरक़ावारियत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक हुआ है। समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान भी किया गया है NPAC की जानिब से। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप? मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया है, मिंबर और मेहराब का इस्तेमाल किया जाएगा कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जी, कौमी पैगाम अमन कमेटी जो है इसका 2 रोज़ा इजलास जारी है और इसमें मुख्तलिफ शख्सियात से जो मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद ये बात मैं वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ही बयानिया है और वो ये है कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, दिफा, इसके लिए पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख अपनी फ़ौज और सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। पैगाम पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावेज है जिसे पूरे आलम इस्लाम में सराहा जा रहा है और पूरी दुनिया उससे इस्तिफादा कर रही है। पैगाम पाकिस्तान को किस तरह आम करना है, आम लोगों की जिंदगी में लाना है, जो हमारे मुतशद्दिदाना रवैये हैं इनको कैसे ख़त्म करके इत्तेदाल पे लेके आना है, फिरका वाराना तशद्दुद को कैसे ख़त्म करना है, इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह एक हिकमत अमली मुरतब की है
और जो सोच और फिक्र इस वक्त हमारे वजीर आजम या शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की है कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे पाकिस्तानी ये इत्तेदाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, कोई किसी से खौफजदा न हो, और जो फितना खवारिज या फितना हिंदुस्तान है उनका मिलकर हमने मुकाबला करना है, और जो उम्मत मुस्लिमा को चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला बामी इत्तेहाद से ही मुमकिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कौमी पैगाम अमन कमेटी का जो ये इजलास जारी है, इसमें बहुत अहम फैसले किए गए हैं, और जो कौमी क़यादत ने और DGISPR ने और दीगर हजरात ने ब्रीफिंग दी है, उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें हो रही हैं, वो फितना खवारिज है या फितना हिंदुस्तान है या और हैं, उनका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को कमजोर करना और पाकिस्तान का जो आलम इस्लाम में किरदार है उम्मत की वहदत और इत्तेहाद का, उसको कमजोर करना। लेकिन इंशाअल्लाह वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर का मामला हो, फलस्तीन का मामला हो, हमारे दाखिली मसाइल हो, अफगानिस्तान के साथ मसाइल हो, हमने बाहमी इत्तेहाद से उसी नुक्ता नजर से, उसी नजरिए से इनको लेकर आगे बढ़ना है जो पाकिस्तान का नजरिया है, जो पाकिस्तान की बिल्कुल समाजी हमांगी के लिए सब मुत्तहिद हैं। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुमेरा खान हमें अपडेट कर रही थी, नुमाइंदा खुसूसी आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, अब कल तक तस्दीक का अमल मुकम्मल हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली से आपकी मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई उसमें, क्या आपने अभी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए? देखो, हमने नामजदगी के जो कागजात थे, जो नॉमिनेशन फॉर्म फाइल हुए थे, वो हमने जमा कर लिया पोजीशन के लिए, और सिर्फ एक ही अचकज़ई साहब के डॉक्यूमेंटेशन आए हैं और उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी है, वो ऑफिस वाला करेगा, हमारी तरफ से सब कुछ कंप्लीट हो गया। मुलाकात भी हो गई स्पीकर साहब से, और इंशाल्लाह ताला कल ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। परसों या जुमेरात लेटेस्ट जो है, वो जुमेरात को इंशाल्लाह ताला इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तरीकाकार क्या है? अब बच्चों के कागजात तो आपने जमा करवा दिए, देखिए इसका तरीक़ाकार ये कि रूल्स के मुताबिक वो वेरीफाई करते हैं कि ये क्या मैंने साहिबान ने साइन कर दी हैं। वो वेरिफिकेशन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है बाय मेजॉरिटी, और अपोजिशन की तरफ से किसी और का नाम नहीं है। इंशाल्लाह ताला जुमेरात जो बातें हो रही थी कि जी आप कोई और अपोजिशन लीडर नहीं, कोई अपोजिशन नहीं। खान साहब ने नॉमिनेट किया था अचकज़ई साहब को, वो यूनानिमस और मुत्तफिका उम्मीदवार है। अच्छा, आखिरी बात मुझे बताइएगा कि कल तलाल चौधरी ने कहा है कि चाहे अपोजिशन लीडर बदलें या वज़ीर आला बदलें, NRO नहीं मिलने वाला। देखो उस पर क्या कमेंट करूँ तलाल चौधरी पे। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि सुपर स्पीड से वंडर बॉय पे आए हो, फिर आप होम लोन पे जा रहे हो ना, आप NRO आपको ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत नहीं। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकवरी, मंदी तेजी में तब्दील। इंडेक्स में 1567 पॉइंट्स की तेजी देखी गई, 1,83,951 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क में गाड़ियों के फरोख्त में 40% इजाफा। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक पहली शशमाही के दौरान 88,000 यूनिट्स फरोख्त। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में दुनिया का सबसे बड़ा हिम टेक्सटाइल का मेला सज गया। पाकिस्तान की 285 कंपनियों की शिरकत, अरबों डॉलर्स के ऑर्डर्स मिलने का इम्कान। आगे बढ़ते हैं, रोज की तरह आप कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए की सतह पर आ गया। रोज की तरह आज भी एक पैसा कमी हुई है। यूरो की कदर की बात की जाए तो इसमें 73 पैसे की नुमाया कमी देखी गई। फिर बरतानवी यूरो की पाउंड की बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि रुपए के मुकाबले में 25 पैसे ये महंगा हुआ है। सोने की कीमत की बात करना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कीमत फिर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। फी तोला कीमत 900 रुपए इजाफे से 4,81,862 रुपए पर पहुंच गई है। प्रोग्राम में आज के मौजू की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कपास की गिरती हुई पैदावार और इसके मईशत पर असरात का। 2015 में मुल्क में
1 करोड़ 48 लाख बेल्स की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। लेकिन उसके बाद इससे हम देख रहे थे कि पैदावार में मुसलसल कमी होती गई और आज ये फिगर सिर्फ 55 लाख बेल्स पर आ गई। कम प्रोडक्शन का पहला नुकसान तो जिनिंग फैक्ट्रियों को हुआ। मुल्क में 2/3 यूनिट्स बंद हो गए, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। जो जिनिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं वो भी आधी कैपेसिटी पर चल रही हैं। टेक्सटाइल यूनिट चलाने के लिए कॉटन यार्न दीगर ममालिक से मंगवाना पड़ रहा है, जिस पर कीमती ज़र मुबादला भी खर्च हो रहा है। वहीं पर यह महंगा भी पड़ता है, जिसका बराह रास्त असर फिर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर आता है और हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, हुकूमत क्यों नाकाम हुई है, इस पर आज हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब से, और जिनिंग सनतकार ख्वाजा मोहम्मद हसैन साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले मुल्तान से मोहसिन अली की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब की अहम फसल कपास समझी जाती थी, लेकिन इखराजात में इजाफा और काश्तकारों को मुनासिब मुनाफा न मिलने पर कपास की फसल में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। कपास की पैदावार गुज़श्ता सीजन में 55 लाख बेल्स तक ही महदूद रही, जबकि माजी में मुल्क की पैदावार 1 करोड़ 48 लाख बेल्स तक पहुंच गई थी। जनूबी पंजाब में गुज़श्ता बरस 5,30,000 कॉटन बेल्स हुई, जबकि रवां सीजन में कम होकर 4,81,000 ही हो सकी। किसानों का कहना है कि गन्ने समेत दीगर फसलों से ज्यादा आमदनी होती है, जिसके बायस अब माजी के मुकाबले में कम कपास काश्त की जा रही है। पहले हम 20 से 25 एकड़ काश्त करते थे कपास, लेकिन पिछले 5 साल से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मौसम जो है ना वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से कपास की फसल उगाते हैं, ग्रोथ होती नहीं है, फूल लगते नहीं है, टिंडा जो वो गिर जाता है मौसम की वजह से। कॉटन के रेट और क्वालिटी खराब होने से आधी फैक्ट्रियां मैन मेड फाइबर पोलिस्टर पर शिफ्ट हो गयी। 1000 जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, सिर्फ 450 चल रही हैं। बहुत इम्पोर्टेंट फसल होती थी कपास की, और हमारी टेक्सटाइल की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश करके, तो कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। खाद की महंगी कीमतों और गैर मियारी बीज से भी पैदावार मुतासिर हुई। ट्यूबवेल चलाकर पानी देने से भी फी एकड़ इखराजात में इजाफा हुआ। माहौलियाती तब्दीलियों ने भी कपास की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर किया। कपास मुल्क की मईशत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। हुकूमत को इस सनत को बचाने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। मौसम की खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। जैसा कि हमने कहा कि हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब, और जिनिंग सनतकार ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। पहले हम चलते हैं खालिद महमूद खोखर साहब की जानिब। खालिद साहब, गंदम पैदावारी लागत से कम कीमत पर खरीदी गई, वहां से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि हमने देखा कि जिसकी वजह से ये देखा गया कि किसान की जो बाकी फसलें थी वो भी मुतासर हुई। फिर 2015 में हम चले जाएँ खालिद साहब, तो वो भी आप इस पर बेहतर बता सकते हैं कि 2015 में हमारी क्या पैदावार थी कपास की खास तौर पर, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस वक्त कहाँ पर आ चुकी है। बीच में सैलाब से भी काफी हद तक मुतासिर हुई। इस वक्त हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो कितनी है, और उस वक्त पैदावार हो कितनी रही है कपास की, जरा ये पहले आप बताइए। जी बहुत शुक्रिया। 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी। 92 में हमारी जो कपास की प्रोडक्शन थी वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, और इंडिया था 1 करोड़ 10 लाख बेल। हमारा सिर्फ एक जिला विहाड़ी 16 लाख बेल थी और पूरा सिंध 12 लाख बेल था। आज हम 1 करोड़ 28 से हमने कॉटन बेल का कोई 20 से 25 किलो वजन भी कम किया है, और हम आ गए 53 लाख के ऊपर, ना होने के बराबर है। तकरीबन हमारी 1/3 रह गया 92 के बाद इस वक्त जो कपास है। उसके ना होने की जो वजूहत हैं, पहली चीज़ वजह तो ये है कि हमने रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जो करनी चाहिए थी। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, ना होने के बराबर है। अगर आप ब्राज़ील को ले लें, चंद सालों में तरक्की क्यों की, सिर्फ एक ही वजह है कि उसका जो रिसर्च का बजट है वो 1.75 है। सही। दूसरी वजह है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दुनिया के साथ। हमें यूरिया की बोरी मिलती है 4,300 रुपए की, इंडियन काश्तकार को मिलती है 884 रुपए की, पाकिस्तानी रुपीज में मैं बात कर रहा हूँ। हमें DAP मिलती है 15,000 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 4,000 रुपए की। हमारा बिजली का बिल है 40 से लेकर 50 रुपए यूनिट तक, इंडियन काश्तकार को डेली 10 घंटे बिजली फ्री मिलती है। ये एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर भी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो पावर कि जो बिजली मिल रही है वो इतनी महंगी है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके पास। यही वजह है कि आपकी एक्सपोर्ट में कमी आ गई। अब आप एक चीज देखें कि आज हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, कपास काश्त के बावजूद, हमारी जो टेक्सटाइल की टोटल एक्सपोर्ट है वो $18 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की
बिल्कुल, तो $44 बिलियन हम इस तरफ आते हैं, बिल्कुल इस तरफ आते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है किसान इस वक्त जो है वो कपास के मुकाबले में दीगर जो हम देख रहे हैं कि फसलें हैं उसको तरजीह दे रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या ज्यादा दरामद होना है? लालची आदमी मरा, उसका कब्र में हिसाब किताब हुआ। फरिश्तों ने आखिरी सवाल किया कि जन्नत में जाना पसंद करोगे या दोज़ख में? तो उसने कहा साहब जहां 2 पैसे का फायदा मिले। मैं मुल्तान डिवीजन का दूसरा बड़ा कपास का काश्तकार हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे कह के जा रहा हूं कि मैं इस साल कपास काश्त नहीं करूंगा, मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो इस वक्त हम नहीं, यहाँ पर मुझे ये जरूर बताएगा कि फिर जो इंपोर्ट बढ़ रही है कपास की, वो हमारी पैदावार कम होने की वजह से हो रही है या पैदावार कम है इसलिए इंपोर्ट बढ़ रही है? इंपोर्ट भी मैं आपको अर्ज करूं, मैं अगर पाकिस्तानी काश्तकार कपास उगाता हूं, मेरे ऊपर 18% GST है और जुलाई के एंड तक जो बाहर से जितनी कपास आ रही थी वो ड्यूटी फ्री थी, 100% ड्यूटी फ्री थी। हमें किसी लिहाज से भी पाकिस्तानी काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था कि हम एक ब्राजील के काश्तकार को, अमेरिकन काश्तकार को, ऑस्ट्रेलिया के काश्तकार को अकोमोडेट कर रहे थे और अपने काश्तकार का मौशी कत्ल हो रहा था। आपने गंदम की बात की, हमने 2 सालों में गंदम में 2200 अरब रुपए का नुकसान किया है और गंदम हमारी मेजर फसल है, तमाम फसलों का इंजन है। वो गंदम की फसल ठीक होगी, उसका रेट सही मिलेगी, बाकी फसलें सारी ठीक हो जाएगी। उसका इंपैक्ट बाकी फसलों पर भी आया। मैं बता देता हूं। जब हमें 3900 अच्छा रेट मिला, हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। सही। जब हमें रेट ना मिला तो हमने आपको ग्रोथ दी मेजर फसलों 5 फसलों में -13.49, -30 जो 0.56 दिया जाता है वो है लाइफ स्टॉक और फिशरीज को मिला के बनाया गया है। अगर एग्रीकल्चर को देखें तो वो माइनस पे है, टोटली माइनस पे है। हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड जो सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। एक अहम इशू इस वक्त मैं बताता चलूं कि हमारा सबसे खुशहाल था साहिवाल डिवीजन, जहां पे आलू की काश्त होती थी, या सरगोदा डिवीजन में किन्नू की काश्त थी। वो काश्तकार भी मर गया इस दफा। यानी कि उसकी सूरत हाल ये है, जो उसका बैग बिकता था 8 से 10 हजार रुपए का, 120 किलो का, आज वो बिक रहा है जी 1500 रुपए का। यानी कि उसकी पैदावारी लागत उसको नहीं मिल रही, गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिली, कपास की पैदावारी लागत नहीं मिली। गोभी वाला उसे जमीन में दफन कर रहा है, प्याज वाला जमीन में दफन कर रहा है। अब खुद अंदाजा काश्तकारी कहां होगी इस मुल्क में। सही। अच्छा, किसान इत्तेहाद की बात कर लेते हैं। पॉलिसी साजी जब की जाती है, हुकूमत आपको ऑन बोर्ड लेती है। मैं किसान इत्तेहाद से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। वफाक में इस वक्त इन 2 सालों में एक 8वां-10वां सेक्टरी आ गया है फूड सिक्योरिटी का। अब मुझे बताएं कि वहां ज़राअत क्या होगी। मैं उसमें एक चीज अर्ज करता चलूं। एक इंडियन आर्टिस्ट थी समिता पाटिल, उसको कैंसर हो गया। उसकी अखबार में मैंने सुर्खी पढ़ी थी, वो लिखती है कि जब मुझे मालूम हुआ जीवन क्या तो जीवन नहीं रहा। जब हमारे सेक्रेटरी को पता चलता है ज़राअत क्या है, वो ज़राअत पे नहीं होता। सही सही। देखिए ना, हर 3 महीने बाद अगर आप सेक्रेटरी बदल दें, क्या पॉलिसी। इसी तरीके से पॉलिसी मैं वापस आपकी जाने आता हूँ। ख्वाजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, क्योंकि हम कपास की बात कर रहे हैं, लेकिन कपास की कम पैदावार से हम ये भी देख रहे हैं कि जो जिनिंग सेक्टर है वो भी बुरी तरह है। आप खुद सनतकार हैं, कितने यूनिट्स अब तक बंद हो चुके हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो मजदूर हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल खालिद खोकर साहब की बातों से मुत्तफिक हूँ कि जिस तरह इस वक्त मसला आ रहा है बीज का, मुजाहिरा नहीं किया, कोई नया बीज नहीं आया पिछले 10 सालों में, लेकिन इंपोर्ट भी करने की इजाज़त नहीं दी कि आप मोनसेंटो वगैरह किसी बड़ी कंपनी को इंपोर्ट करने की इजाज़त देते। तो उस वजह से इस वक्त हमारे पास अच्छा, आपकी ख्वाजा साहब आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, हम वापस आपकी जाने आते हैं। खालिद साहब, यहाँ पर ही हम गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पॉलिसी साजी की बात हो रही थी, क्या किसान इत्तेहाद को ऑन बोर्ड लिया जाता है जब पॉलिसी साजी की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर? आप मुस्कुरा रहे हैं, इस पर जवाब भी दीजिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस में काश्तकारों की पहुँच नहीं है वहाँ पर कि सीएम साहबा को पॉलिसी बनाएं, वो काश्तकारों को बुला के उनसे मुशावरत करें, बिल्कुल नहीं है वो, उसमें शमूलियत नहीं है। हमारा एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना हुआ है, मैं उस कमीशन का मेंबर हूँ। कल उसकी मीटिंग थी और वो बड़े अरसे बाद मीटिंग हुई। हालांकि ये मीटिंग महीने में कम से कम 2 मिनट के होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। इसी तरह वफाक में यही पोजीशन है। यानी कि वफाक में जो मैंने देखा, जो कमेटियाँ बनी हुई मुख्तलिफ, वहाँ पर जो PM ने कॉटन में बनाई, उसमें कॉटन ग्रोवर मुझे तो नज़र कोई नहीं है जो कपास काश करता हूँ। सही। यानी कि आप ये देखें ना, असल चीज़ तो ये है ना कि जो मुतलका लोग हों, अगर मुतलका लोग नहीं है, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुल्तान डिवीजन का दूसरा बड़ा कॉटन ग्रोवर हो,
ठीक है ना। अच्छा, वो उसमें शामिल नहीं है। सर असल चीज़ ये है कि इस वक्त हम जितना ज़राअत में पीछे जा चुके हैं, देखना यह है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है जी इस साल में। असल चीज़ देखने वाली ये होती है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से बहुत फ़र्क आया। मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि आपकी चिल्ली की एक्सपोर्ट में 90% कमी आई है एक साल में, 70% आपकी मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 40% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, अब उसकी बढ़ रही है, कुछ मेरे ख्याल 30% ऊपर हो गई, चावल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, 340% कॉटन की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं, एक विल नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जो इंपोर्ट में इजाफा है कपास को लेकर खास तौर पर, क्या इसकी एक बड़ी वजह सैलाब भी थे? क्योंकि हमने नहीं, सैलाब की कोई वजह नहीं है सर। सैलाब से कपास का एरिया ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ। इससे पिछले साल भी यही पैदावार थी, सेम यही थी जब सैलाब नहीं आया। देखना यह है कि हमने कपास के साथ किया क्या है। यानी कि बुनियादी वजह यह समझ आ रही है किसान को उतना मुनाफा नहीं मिल रहा कपास के ऊपर, इस वजह से कपास की पैदावार कम हुई है। देखना जहां पंजाब में 60 से 65 लाख एकड़ लगाते थे, वहां 30 लाख एकड़ पे आ गए हैं। फिर पैदावार में कमी आ गई, फिर वायरस ने उसको, आज तक हम वायरस का हल नहीं ढूंढ सके आज की डेट तक। सही। किसान को इस वक्त किस हद तक अकोमोडेट किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? अब सीएम साहिबा ने किसान पैकेज का भी ऐलान किया था, तारीखी पैकेज उसको कहा गया, उसका फेज 1 आया, फिर फेज 2 आया, उससे किस हद तक फायदा हुआ? माली मुआवनत कितनी हुई? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी फसल का रेट चाहिए। हम मांग क्या रहे हैं हुकूमत से कि हमारी पैदावारी लागत निकाल लें, उसके साथ 25% मुनाफे के साथ जो इंटरनेशनल थंब रूल है, हमें वो रेट दे दें, हमें कोई ना दें आप। देखें ना, अब मुझे अब एक चीज़ बताएं, किसान कार्ड है, वो कर्जा है। 6 माह बाद अगर फर्ज किया हुकूमत 100 अरब रुपए देती है, लेकिन उधर देखें वो 100 अरब हमने वापस करना है। उधर से हमसे 2 साल में सिर्फ गंदम में 2200 अरब रुपए ले लिया गया, तो मुवाजना करें ना। अगर ट्रैक्टर में हमें 9 अरब रुपए की सब्सिडी मिली चंद फार्मर्स को, लेकिन ये देखें कि जीएसटी कितनी बढ़ा दी, उसका इंपैक्ट क्या है 22 अरब रुपए का, हमें क्या मिला। बिजली का रेट की, मैं ज़रूरी बिजली के रेट की मैं बात करूं, आज से पहले हमेशा हमारा रेट इंडस्ट्री से हाफ से कम होता था, अब इंडस्ट्री से 1-2 रुपए हमारा ज्यादा है। हमें कहां अकोमोडेट किया गया है इस वक्त? काश्तकार, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इस वक्त ज़राअत के हालात नहीं अच्छे। काश्तकार के ना घर के हालात ठीक है, ना खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के, ना सेहत के, ना आपकी फसलों के हालात ठीक है। देखिए ना, फूड सिक्योरिटी इस वक्त टोटली रिस्क पे लगी हुई है, टोटली रिस्क है। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से, इस समा के प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश करता हूं हुकूमत वक्त से कि खुदा के लिए तमाम लोग मिल बैठो। यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे ज़राअत के ऊपर सियासत होती है, मेरे लिए बायसे शर्म है ये। जिस मुल्क में गंदम के ऊपर, गंदम एक पॉलिटिकल क्रॉप हो गई है, चीनी एक, गन्ना एक पॉलिटिकल क्रॉप हो गया, ये हमारे लिए बायसे शर्म है। लेकिन आपकी क्या तजावीज़ हैं कपास की बहाली के लिए? क्या फौरी तौर पर इस वक्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए हुकूमत की तरफ से? वो क्या हो सकता है? क्योंकि जब बीज की, अद्वियात की, खाद की बात कर रहे हैं, वो भी एक अलग मसला है, फिर मुनाफा भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत एक चीज करे, किसानों को, एप्टमा को, जिनर्स को अपने पास बुलाए, उसमें फाइनेंस भी हो, उसमें फूड सिक्योरिटी भी हो, इंडस्ट्री भी हो, कॉमर्स भी हो, सही, उसमें बैठ के मशवरा करके कि किसी तरीके से इसको मुनाफा बख्श फसल बना दें। अगर काश्तकार को उसमें बचत नहीं होगी, काश्तकार क्यों काश्त करेगा? ख्वाजा साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, जैसे कि बात हो रही ना इस वक्त कपास की कम पैदावार की, लेकिन जिनिंग सेक्टर भी इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। आप कंटिन्यू कीजिएगा बात। अब इस वक्त कितने यूनिट्स अब तक बंद हो चुके हैं जिनिंग के? सर, जिनिंग के इस वक्त 1400 यूनिट्स में से 1000 बंद हो चुके हैं, सिर्फ 400 चल रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से 450 मिलों में से इस वक्त 150 मिलें बंद हो चुकी हैं, सिर्फ 300 चल रही हैं। टेक्सटाइल, अगर हम जिनिंग इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो इस वक्त आज 2014 में 1.5 करोड़ बेल हमने बनाई थी, आज हम 60 लाख बेल पर हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त इंपोर्ट करने पर मजबूर है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त हमें ज़र मुबादला इंपोर्ट पर भी बहुत सारा खर्च करना पड़ जाता है, तो हमें एक्सपोर्ट का उतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस ये है कि बांग्लादेश मॉडल की तरह हम कॉटन इंपोर्ट करें और गारमेंट्स वाला एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाता है।
हम बार बार गवर्नमेंट को, जिस तरह खालिद होकर साहब ने कहा है कि हमें बीज पर तवज्जो देनी चाहिए और हमें आपस में बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए और आसानी से मसला हल हो सकता है। हमें सिर्फ एक विल चाहिए कि हमने आपस में बैठकर मसले को हल कैसे करना है। आसान हल ये है कि आप अच्छा बीज ले आएं, आप खुद नहीं बना सकते, आप इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दें मोनसेंटो वगैरह का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपने खड़ा करना है, आप बिजली का रेट कम कर दें, इंडस्ट्री एक दिन में खड़ी हो जाएगी। ये बहुत आसान हल है, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ इकट्ठे बैठकर हल करने की जरूरत है। इकट्ठे बैठकर हल करना है। ख्वाजा साहब, जिनिंग सेक्टर को हम कहते हैं ये टेक्सटाइल सेक्टर की बैकबोन है और टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल में बेहद कमी आ गई है, लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कुछ इंप्रूवमेंट भी हमें फील होती है। लेकिन इस वक्त क्या मसाइल हैं आपके ख्याल में, जो क्राइसिस इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में, खासतौर पर जिनिंग में, इसका जिम्मेदार कौन है? इसको हल किस तरीके से किया जा सकता है? सर, इसका मेन वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास इस वक्त क्वालिटी बीज नहीं है और क्वालिटी बीज ना होने की वजह से काश्तकार को प्रोडक्शन नहीं मिल रही और क्वालिटी नहीं मिल रही। उसकी वजह से वो अपने उसको रेट भी अच्छा नहीं मिलता और उसकी प्रोडक्शन भी कम होने की वजह से उसकी पैदावारी लागत बढ़ जाती है। और जो टेक्सटाइल मिल वाला है वो जब कॉटन खरीदने जाता है तो उसको ट्रैश और हल्की लंबाई में कॉटन का उसकी लंबाई कम मिलती है। इस दफ़ा सैलाब की वजह से पाकिस्तानी कॉटन की क्रॉप की जो क्वालिटी है वो तकरीबन 10 से 15% कम हो गई है, ड्रॉप हो गई है और मजबूरी में इंपोर्ट करना पड़ गई है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि हमें बीज क्वालिटी बेहतर बनानी चाहिए। और बीज बनाने में प्रॉब्लम आपको मैं ये बताऊं कि एक प्राइवेट सेक्टर ने कंपनी बनाई थी सनीफा के नाम से आज से 3 साल पहले, इसको अगर हम ख्वाजा साहब कंक्लूड करें तो पैदावारी लागत को कम करना है, बीज की क्वालिटी को बेहतर करना है, यह बहुत जरूरी हो चुका है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के। खालिद साहब, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया।